बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू है रमूज़े औक़ाफ़, यानी ठहरने की अलामतें। क्योंकि रम्ज़ की जमा रमूज़ और रम्ज़ का मतलब होता है अलामत, वक्फ़ की जमा औक़ाफ़ और वक्फ़ का मतलब होता है ठहराव। तहरीर के अंदर कोई भी तहरीर लिखते हुए हमें इन अलामात की ज़रूरत पड़ती है, वरना मायनी व मफ़ाहीम बदल सकते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा सबसे पहले कि ये रमूज़े औक़ाफ़ है, ज़े के नीचे ज़ेर है और ठहरने की अलामतें इसका मतलब बन जाएगा। तो मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर इन अलामात को इस्तेमाल ना किया जाए तो मायनी व मफ़ाहीम किस तरह बदल सकते हैं। वो एक जुमला है, लड़ना मत इंतज़ार करना। अब इसके दो मायनी व मफ़ाहीम बन सकते हैं। ये अगर हमने सख्ता की अलामत यहाँ लगा दी तो इसका मायनी ये होगा कि लड़ना है, इंतज़ार नहीं करना। जैसे एक कहानी सुनाई जाती है जी, किसी बादशाह ने अपने सिपह सालार को मुख्तसर मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि लड़ना मत इंतज़ार करना, लेकिन अलामत ना लगी होने की वजह से उसने समझा कि वो कह रहा है कि लड़ना मत इंतज़ार करना, और उस इंतज़ार करने की वजह से उसे शिकस्त हो गई, यानी उसने इंतज़ार जारी रखा, लड़ाई नहीं की। ये तो एक कहानी है बात समझाने के लिए। जैसे आप किसी को कहते हैं उठें मत बैठें, आप उठें, उठना आपने थोड़ा सा ठहराव दिया, मायनी बदल गया कि उठना है बैठना नहीं है। अगर इन तीन अल्फाज को थोड़ा सा इस तरह, उठें मत बैठें, तो इसका मतलब है उठना है बैठना नहीं है। तो गुफ्तगू के दौरान ठहराव भी और लिखते हुए इन अलामात से भी मायनी व मफ़ाहीम बदलते रहते हैं। अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहले आपको दरसी बुक के अंदर, दरसी किताब के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर भी ये मौजूद है, ये तरतीब से दिए गए। ये पहले 5 आपने तरतीब से याद करने हैं, ख्याल करना है, क्योंकि इनकी तरतीब अगर आपके जहन में होगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहली अलामत होती है सख्ता, इसको इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं। सख्ता की अलामत जो है ना, वो मुख्तसर ठहराव, जिसको हम कह सकते हैं मुख्तसर तरीन ठहराव, यानी सबसे कम ठहराव जब हो रहा हो तो इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। इसको वक्फ़े खफ़ीफ़ भी कुछ लोग कहते हैं। वक्फ़े खफ़ीफ़ यानी मामूली, बिल्कुल मामूली ठहराव, खफ़ीफ़ कहा जाता है मामूली को, तो वक्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं। ये इसकी अलामत है सख्ता। अब इसकी मिसालें मैंने सामने लिख दी हैं। ठहरना, जाना नहीं, वो बाज़ार से घी, यानी और के मुतबादिल भी इसको लाया जा सकता है, घी, चीनी और साबुन लाए। अगर हम जुमले में इस तरह बोलें वो बाज़ार से घी और चीनी और साबुन लाए, तो ये ज़रा अजीब सा लगता है, इसलिए और के मुतबादिल भी लाया जाता है, और जहाँ मुख्तसर ठहराव आ रहा हो वहाँ पर भी इस अलामत को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद है वक्फ़ा। हम कह सकते हैं सख्ता से ज़्यादा ठहराव, सख्ता से ज़्यादा ठहराव, ये होता है वक्फ़ा। यानी जब ठहराव सख्ता से ज़्यादा करना हो तो इसकी अलामत ये देखें, ये सामने दी गई है वक्फ़ा की, सख्ता से ज़्यादा ठहराव। अब इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे जुमले जब एक जगह इकट्ठे हो रहे हों, यकजा हो रहे हों, उनको अलग अलग करने के बजाय हम उन्हें यकजा कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो तब ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मैं पहले इन जुमलों को अलग अलग बोलता हूँ। लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है, क्वेटा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है, कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। तो आप गौर करें कि ये 4 जुमले हैं, इनको एक जुमले में हमने इकट्ठा करना है, यकजा करना है। तो जो इनमें मुश्तरक अल्फाज आ रहे हैं, आखिरी मुश्तरक अल्फाज, वो हमने एक जुमले में ले आने हैं। बाकी तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर दें, लाहौर पंजाब का, क्वेटा बलोचिस्तान का, यहाँ भी अलामत लगा दो, यहाँ भी अलामत लगा दो, कराची सिंध का,
और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है। ये का दारुल हुकूमत है, सब जुमलों में कॉमन आ रहा था। तो हमने जब जुमले चारों के चारों जुमले यकजा किए तो हमारे लिए मुश्किल आसान हो गई और इसको हमने एक ही बार लिख दिया। बाकी चीज़ें हमने, बाकी जुमले हमने सख्ता की से जो ज़्यादा ठहराव होता है वक्फ़ा की अलामत से पूरी कर दी। तो ये तीसरी जो अलामत है ये है राबिता। इसको हम लिख सकते हैं वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव, वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव। अक्सर जो ज़रबुल अमसाल हैं, मुहावरे हैं, जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, जो आलमी हकीकतें हैं, तो उनको लिखते हुए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मक़ूले हैं तो सच है इत्तेफाक में बरकत है। तो सच है के बाद असल में राब्ता का मतलब ये रब्त है कि पिछली बात अधूरी रह जाती है। सच है जब लिखेंगे तो वो लफ्ज़ ज़हर कर रहे हैं कि अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी बात में रब्त बाकी है, अभी कुछ बात होना बाकी है। तो उसके बाद ये अलामत लगाते हैं और फिर बात की वजाहत की जाती है कि इत्तेफाक में बरकत है। अब वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव राब्ता है और राब्ता से ज़्यादा ठहराव को हम कहते हैं तफसीलिया। राब्ता से ज़्यादा ठहराव। अब इसमें जब किसी चीज़ की तफसील बयान करनी हो, जब कोई उन्वान दे दिया जाए फिर उसकी तफसील बयान करना मकसूद हो, तो हम ये अलामत लगाते हैं। ये ऊपर नीचे डॉट है और दरमियान में ये हल्की सी लकीर खींचनी है, ये तफसीलिया की अलामत है। जैसे पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम, अब आगे तफसील हम बयान कर रहे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। उसके बाद है ख़ात्मा। इसको फुल स्टॉप कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ अलामत फुल स्टॉप की तरह नहीं लिखी जाती, ये हल्की सी लकीर होती है। इसका दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसने काम मुकम्मल कर लिया है तो हम ख़ात्मा की अलामत लगाएंगे। और जब कोई अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़फ़ात, इंग्लिश एब्रीविएशंस, अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़फ़ात उर्दू में लिखे जा रहे हों तो भी उनके दरमियान ये अलामत लगती है। जैसे उसने MBBS कर लिया है, तो M और B के दरमियान भी लगेगी, इस B के दरमियान भी लगेगी, क्योंकि ये अंग्रेज़ी के हुरूफ़ तर्जी हैं और उर्दू में लिखे जा रहे हैं। ये और किसी लफ्ज़ के मुख़फ़्फ़फ़ात हैं और उर्दू में लिखे जा रहे हैं, तब भी ख़ात्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। मज़ीद जो इसकी अलामात हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।